हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और स्वागत है आपका एडवर्ब की क्लास में। एडवर्ब चल रहा था आपका लास्ट क्लास, आई थिंक सो हम करने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट में हमने हार्ड और हार्डली पढ़ा था। कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमारे पास और हैं जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं, उनके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, एक एक करके कुछ अपना पेयर्स डिस्कस करते हैं कंफ्यूजिंग, जो जनरली परेशान करते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से। आज बहुत कुछ करना है क्लास में, ज़्यादा कुछ करना है हमें। ठीक है, समटाइम्स और समटाइम, इसमें फ़र्क पूछता है आपसे। समटाइम्स और समटाइम, और एक होता है सम टाइम। ये तीनों में आपसे डिफरेंस पूछता है। ठीक है, जो समटाइम्स होता है ये ओकेशनली को दिखाता है। किसको दिखाता है? ओकेशनली। मीनिंग का ध्यान रखना। ओकेशनली मतलब फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है। समटाइम एट सम इंडेफिनिट पॉइंट इन टाइम। देखो, वैसे ऐसे तो समझने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसको जनरल लाइफ से रिलेट करके समझोगे ना तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। टाइम नाउन है, नाउन से पहले सम क्या रखा है? एडजेक्टिव है, या फिर कह लो क्या है? डिटर्मिनर है। ठीक है साहब, तो सम टाइम हिंदी में है तो इसकी हिंदी निकलेगी कुछ समय। सम टाइम मतलब कुछ समय। है क्या ये? नाउन है। ठीक है, नहीं ये तो कन्फ्यूज़न है ही नहीं। कन्फ्यूज़न यहाँ है खास करके, अगर देखें ईमानदारी से तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि मैं वहाँ कई बार चला जाता हूँ यार घूमने, है ना, तो आई समटाइम्स, है ना, हाय समटाइम्स गो देयर। तुम कई बार चले जाते हो वहाँ पे, कई बार, बहुत बार वहाँ पे ऐसा होता है कि आप ओकेशनली चले जाते हो किसी जगह पे, सो समटाइम्स हो गया। आपने कहा कि जैसे आपको आपका दोस्त मिल गया कि यार कभी घर आ यार, तू आ नहीं रहा आजकल घर पर, भाई ऐसा क्या नाराज़गी हो गई, ये है वो है। तो आपका दोस्त रिप्लाई में कहता है कि हाँ यार आऊँगा यार कभी, है ना, आऊँगा यार कभी आऊँगा। तो इसका मतलब वो ये नहीं कह रहा कि वो फ्रिक्वेंटली आएगा या ओकेशनली आएगा, वो कह रहा हाँ यार कभी आऊँगा, मतलब एट सम इंडेफिनिट पॉइंट इन टाइम, कि वो कोई एक दिन आएगा, मतलब कोई एक ऐसा टाइम होगा स्पेसिफिक, जब भी उसको मौका लगेगा वो एक दिन आ जाएगा। वो बार बार आने की बात नहीं कर रहा है। उसने कहा हाँ यार आऊँगा यार कभी आऊँगा, मैं घूम के जाऊँगा तेरे घर पे। तो ये जो सिचुएशन है ये एक सिंगल टाइम एक्टिविटी को दिखा रही है, जो समटाइम्स नहीं है, सम टाइम है। ठीक है, अब आपको अगर सर ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि मेरे पास एग्जाम्पल है। जैसे आप कहेंगे वी शैल विजिट देम समटाइम्स नेक्स्ट मंथ। और देख लो, वी नीड सम टाइम टू टेक एनी डिसीजन। यहाँ पर सम टाइम आया है। एक सेंटेंस और देख लो, वी सम टाइम ओवरलुक सच इंसिडेंट्स। मन मैंने सेंटेंस लिखा। अब देखो, समझदारी अगर दिखाओ तो आपने पहला सेंटेंस लिखा वी शैल विजिट देम समटाइम नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने हम उसको विजिट करेंगे, मतलब अगले महीने हम उसके यहाँ पे जाएंगे। इसका मतलब एक बार जाने की बात कर रहे हो, बार बार जाने की बात कर रहे हो? सोच के बताओ। ऐसा थोड़ी फ्रीक्वेंसी दिखाना चाह रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी दिखाने का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। हमने कहा हम अगले महीने उसके यहाँ पे जाएंगे, तो भाई एट सम इंडेफिनिट पॉइंट इन टाइम, है ना। अगले महीने कभी जाएंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं है। सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं हुई, ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हुई है, और फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हुई तो समटाइम्स नहीं, किसका यूज़ करेंगे? सम टाइम का। किसका यूज़ करेंगे? सम टाइम। वी शैल विजिट दैम सम टाइम नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट देखो, वी नीड सम टाइम। देखो, नीड जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, और सम टाइम उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे टाइम नाउन है, और सम उसका क्या है? डिटर्मिनर है। ठीक है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। वी नीड सम टाइम, हमें कुछ समय चाहिए टू टेक एनी डिसीजन, कोई भी निर्णय लेने के लिए। सेंटेंस ठीक है। यहाँ देखो, वी सम टाइम ओवरलुक सच इंसिडेंट्स, कि भाई हम कई बार अनदेखा कर देते हैं सच इंसिडेंट्स, ऐसे इंसिडेंट्स को। अब इंसिडेंट एक है, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, तो इंसिडेंट्स जो है वो कैसा है? प्लूरल है। हम बहुत बार क्या करते हैं? अनदेखा करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स को, आप ये कहना चाह रहे हो।
अगर इंसिडेंट्स प्लूरल है तो आपको ये प्लूरल देख के ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी है ना। कहने का मतलब सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी की बात हुई, एक बार नहीं बार बार। हम बहुत बार क्या करते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स को ओवरलुक कर देते हैं, समझे नहीं, ध्यान नहीं देते इन पे। फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हो, सम टाइम नहीं, किसका यूज़ करोगे, सम टाइम्स का यूज़ करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तीनों में डिफरेंस जो है जनरली पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा एक शब्द होता है ऑलराइट, एक होता है ऑल राइट, ठीक, एक होता है ऑलरेडी और एक होता है ऑलरेडी, ठीक है। एक होता है ऑल टुगेदर, एक होता है ऑल टुगेदर। बोलेंगे तो लगभग सेम इनको, इनमें कोई बहुत ज़्यादा मैं आपसे कहूँ डिफरेंस निकलेगा नहीं, मतलब बोलने में, ठीक है। एक होता है वेरी, मीनिंग में तो डिफरेंस है ही, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ और पेपर में पूछे जाते हैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। वेरी और मच, ठीक है भाई, इतना ही बहुत है फिलहाल, एक एक करके समझते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑल राइट और ऑल राइट की, देखो ऑल राइट नाम का शब्द कोई होता ही नहीं है, लेकिन जनरली एग्जामिनर यूज़ करता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल राइट होता है ओके, आपको ओके कहना है तो ऑल राइट ही है, फुल फॉर्म यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑलरेडी और ऑलरेडी, दो शब्द है। ऑलरेडी होता है ऑल प्रिपेयर्ड, ऑलरेडी होता है ऑल प्रिपेयर्ड, और जो ऑलरेडी होता है ये होता है पहले से ही। आई हैव ऑलरेडी सेंड द मेल, मैं उनको पहले से ही मेल भेज चुका हूँ। तो आप कहना चाह रहे हो पहले से ही, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हो? पहले से ही, ठीक है नहीं, या ऐसे कहूँ तो बाय नाउ या फिर देन, पहले से ही, बाय नाउ या बाय देन का मीनिंग रखना है तो ऑलरेडी आएगा। सब कुछ प्रिपेयर है तो ऑल रेडी, ये तो बस ऐसी हो गया कि रेडी हो गया और रेडी से पहले ऑल अलग से लगा दिया। ये तो ऑल और रेडी दो अलग अलग शब्द हैं, जब दोनों साथ मिलते हैं तो उसका मतलब होता है पहले से ही, ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये होता है ऑल टुगेदर, सबके सब साथ में, और सबके सब साथ में मतलब इन अ ग्रुप। ऑल टुगेदर मतलब क्या होता है, इन अ ग्रुप। और ऑल टुगेदर देखो, आपने कुल मिलाकर जोड़ दिया ना, तो इन अ ग्रुप नहीं, इसका मतलब होगा साधारणतः। हिंदी में कहें तो क्या होगा, साधारणतः, या फिर इसके अलावा आप कह देंगे कुल मिलाकर, कि कुल मिलाकर बात ये है, तो ऑल टुगेदर द थिंग इज़, बाकी जो भी बात है वो आप आगे कह दो, ठीक है। तो कुल मिलाकर, या फिर आप इन जनरल कुछ कहना चाह रहे हैं, मीनिंग कैसा है, इन जनरल, ठीक है। इन जनरल आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ऑल टुगेदर साधारणतः, कुल मिलाकर, इन जनरल, ऑल टुगेदर है। अच्छा ठीक है, वेरी और मच, मीनिंग दोनों का ज़्यादा से निकलता है, बताने की मुझे लगता नहीं ज़रूरत है, ठीक है। वेरी और मच दोनों का मीनिंग ज़्यादा से निकलता है, लेकिन वेरी कौन सी डिग्री के साथ, पॉजिटिव डिग्री के साथ सही होता है, और मच कंपेरेटिव डिग्री के साथ सही होता है, ध्यान रखना। वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ, मच कंपेरेटिव डिग्री के साथ। एक बात और, वेरी के साथ जनरली वर्ब की एनजी फॉर्म आती है, और मच के साथ जनरली वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ से बचना, इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, समझ रहे हो। जनरली जैसे आपसे मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको चूज़ करना है, देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉजिटिव डिग्री है और चूज़ करना है वेरी आएगा मच आएगा, तो आप वेरी का यूज़ करोगे। मैंने कहा कंपेरेटिव डिग्री है, चूज़ करो वेरी या मच, तो आप किसका यूज़ करोगे, मच का यूज़ करोगे, ज़्यादा कहने के लिए। मीनिंग दोनों का किससे ही है, ज़्यादा सही है, ज़्यादा ये है ही, ठीक है। ये रही बात। उसके अलावा मैं आपसे कहूँ आईएनजी फॉर्म कहीं आई है, तो उसके साथ क्या लगाने की कोशिश करोगे, आईएनजी फॉर्म के साथ लगाने की कोशिश करना वेरी। मैंने कहा कहीं थर्ड फॉर्म आई है, उससे पहले एडजेक्टिव लगाना है ज़्यादा के लिए, तो किसका यूज़ करोगे, मच, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर बात समझ में आ गई हो तो एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं आपसे एग्जांपल में कहता हूँ वेरी कंफ्यूजिंग और मच कंफ्यूज्ड, ठीक है। मच कंफ्यूजिंग और वेरी कंफ्यूज्ड। तो अगर आपको चुनना ही पड़ जाए तो देखो आईएनजी फॉर्म से पहले वेरी का यूज़ करो, कंफ्यूजिंग एनजी फॉर्म में वेरी का प्रयोग बिल्कुल ठीक है।
आईएनजी फॉर्म के साथ मच का प्रयोग क्या है, गलत है। थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के साथ मच का प्रयोग बिल्कुल क्या है, सही है। और थर्ड फॉर्म के साथ वेरी का प्रयोग क्या है, जनरली गलत माना जाता है। तो ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों क्या है, सही हैं। और ये दोनों के दोनों क्या हैं, गलत हैं। ये दोनों गलत हैं और ये वाले तो सही हैं ही। ठीक है साहब। वेरी और मच का ध्यान रखना, आईएनजी फॉर्म से पहले वेरी लगाने की कोशिश करना, थर्ड फॉर्म से पहले मच लगाने की कोशिश करना। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन मुझे लगता है जब क्लास में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। अब आप कहेंगे सर आपने पॉजिटिव डिग्री की बात करी, आपने कंपेरेटिव डिग्री की बात करी। मैंने कहा यार सही बात है। बोले सर आपने कहा पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या लगा देना, वेरी लगा देना। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। आपने कहा सर कंपेरेटिव डिग्री के साथ मच लगा देना। मैंने कहा हाँ यार, मैंने कहा तो है। बोले सर आपने सुपरलेटिव की तो बात ही नहीं करी। मैंने कहा यार सुपरलेटिव की बात भी कर लेते हैं। सुपरलेटिव के साथ वेरी भी आ जाता है और सुपरलेटिव के साथ मच भी आ जाता है। सुपरलेटिव के साथ दोनों ही ठीक है, लेकिन आर्टिकल का फ़र्क होता है। जैसे मैं कहता हूँ द वेरी बेस्ट, और आगे कुछ लिखा है, छोड़ो उसको। बेस्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे जो बेस्ट लिखा है वो क्या है, एडजेक्टिव है सुपरलेटिव डिग्री का। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर वेरी आया है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ वेरी का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ वेरी आया तो ध्यान रखना, वेरी अपने से आर्टिकल पहले ले लेता है द। लेकिन वहीं अगर बात मच की कर रहे हैं तो आप मच के लिए लिखेंगे मच द बेस्ट। और आगे जो भी लिखा है वो छोड़ो। यहाँ से समझने के लिए ये है कि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ना। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आया है, मच आया है। और मच के साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग सही माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, मच अपने पहले नहीं अपने बाद आर्टिकल लेता है। ठीक है, नहीं, मच अपने पहले नहीं अपने बाद आर्टिकल लेता है। तो पॉजिटिव डिग्री में वेरी, कंपेरेटिव डिग्री में मच, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ दोनों का प्रयोग सही माना जाएगा। लेकिन वेरी से पहले आर्टिकल आएगा और मच के बाद आर्टिकल आएगा। दोनों का ध्यान रखना, वेरी से पहले आर्टिकल आता है, मच के बाद आर्टिकल आता है। पेपर में बहुत पूछा जाता है ये वाला सवाल, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इतनी बात हो गई है साहब। इसके बाद ठीक है, इसके बाद होता है, देखो एक शब्द जनरली पूछता है अलाउड, और एक होता है लाउडली। दोनों में फ़र्क पूछता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अलाउड होता है ना, अलाउड होता है एट ऑडिबल वॉल्यूम, एट ऑडिबल वॉल्यूम। और लाउडली होता है एट हाई वॉल्यूम। ठीक है साहब, दो चीज़ें हैं। जैसे मैं कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, माना क्लास में आप और मैं बैठे हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा प्लीज़ स्पीक लाउडली, या फिर अलाउड, आई कांट हियर यू। मैंने तुमसे कहा कि प्लीज़ स्पीक लाउडली, अलाउड, कृपया थोड़ा तेज बोलें आप। आई कांट हियर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं पाया, मैं तुम्हें सुन नहीं सका, या मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, तुम्हारी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या बोलो, हाई वॉल्यूम पे बोलो या एट ऑडिबल वॉल्यूम पे बोलो। ऑडिबल वॉल्यूम मतलब जो सुन सकते हैं, ऐसी इतना तेज बोलो कि जो बात सुनी जाए, जो बात समझी जाए। लाउडली का मतलब है शोर मचाने से, कि भाई एट हाई वॉल्यूम, कि कहीं गाने बज रहे हैं बहुत तेज आवाज़ में, लाउडली है, अलाउड नहीं, लाउडली है। मैं तुमसे कह रहा हूँ यार थोड़ा तेज बोलो जिससे मुझे समझ में आ जाए, जिससे मुझे सुनाई आ जाए। इसका मतलब मैं तुमसे चीखने चिल्लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लाउडली के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अलाउड के लिए। एट ऑडिबल वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम निकालो मुंह से एटलीस्ट कि मैं समझ पाऊँ। तो यहाँ पर लाउडली नहीं, किसका यूज़ करेंगे, अलाउड का यूज़ करेंगे। बस यही मैं समझाना चाह रहा था। एक तो रही ये बात, ठीक है। दूसरा पूछता है आपसे डायरेक्ट, बहुत समझे, डायरेक्ट और डायरेक्टली, डायरेक्ट और डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट होता है क्या, विदाउट स्टॉपेज। ठीक है, और डायरेक्टली होता है सडनली। ध्यान रखना, दोनों में बहुत फ़र्क है साहब। डायरेक्ट होता है विदाउट स्टॉपेज, और डायरेक्टली होता है क्या, सडनली। अचानक से कोई काम हुआ तो डायरेक्टली, ठीक है, नहीं। और विदाउट स्टॉपेज है तो क्या है, डायरेक्ट है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जनरली सेंटेंस में मतलब जब ये यूज़ हो रहा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये गलत है ना। जनरली ऐसा होता है। बाकी देखो मैं बताता हूँ।
देखो एक चीज़ और है, तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये दोनों के दोनों एडवर्ब के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट एडजेक्टिव भी बनता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि ही सीम्ड टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट हो गया नाउन, और नाउन से पहले डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। विद द बॉस। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सीधे संपर्क में है, सीधे कांटेक्ट में है, किसके, बॉस के साथ। तो डायरेक्ट नाउन है, नाउन से पहले डायरेक्ट जो है एडजेक्टिव बना, क्या बना ये, एडजेक्टिव बना, समझे। तो यहाँ पे डायरेक्ट जब जब एडजेक्टिव बन रहा है, इसका मतलब होगा इन अ क्लोज कलेक्शन कनेक्शन विद समवन, ठीक है। आप ऐसा कह लो कि इन अ क्लोज कनेक्शन, ठीक है। ये तो हो गया एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन मैंने कहा मुझे बात करनी है एडवर्ब के रूप में, है ना। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूँ कि शी लुक्ड डायरेक्ट या फिर डायरेक्टली एट अस। शी लुक डायरेक्ट या डायरेक्टली एट अस। अब देख के बताओ जरा क्या हो सकता है सेंटेंस में। देखो समझदार को इशारा काफ़ी यार। उसने हमारी तरफ देखा, मैंने आपसे कहा विदाउट स्टॉपेज देखा या सडनली देखा। तो तुम खुद ही सोचो, सडनली का मीनिंग, उसने सडनली हमारी तरफ देखा, एटस मतलब हमारी तरफ, उसने सडनली हमारी तरफ देखा। अब यहाँ पे मीनिंग विदाउट स्टॉपेज का है नहीं, सडनली का मीनिंग है। लेकिन अगर तुम्हें दोनों का कॉन्टेक्स्ट पता है कि डायरेक्टली क्या है, डायरेक्ट क्या है, तभी तुम समझ पाओगे, ठीक है। तो ऐसे में शी लुक्ड डायरेक्ट, और डायरेक्टली क्या है, गलत है। और यहाँ पे डायरेक्ट का मतलब, सॉरी एक सेकेंड उल्टा कर दिया मैंने। शी लुक्ड डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब किससे, सडनली से। शी लुक्ड सडनली एट अस, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आया, सडनली के मीनिंग में आया, सडनली के मीनिंग में आया है, ठीक है। ध्यान रखने की बात है। इसके बाद देखो, मैं आपसे कहता हूँ द पैकेज विल बी सेंड डायरेक्ट या डायरेक्टली टू योर होम। अब देखो फिर से वही बात, मैं आपसे कहूँ कि डायरेक्ट और डायरेक्टली के अपने कितने मीनिंग है, दो मीनिंग है अपने। क्या, डायरेक्ट हो गया विदाउट स्टॉपेज, और डायरेक्टली का हो गया सडनली। तो वो क्या कहना चाह रहा होगा, द पैकेज विल बी सेंट डायरेक्टली, पैकेज को भेजा जाएगा सडनली तुम्हारे घर पे, या विदाउट विदाउट स्टॉपेज तुम्हारे घर पे। सोचो, पैकेज को भेजा जाएगा सडनली, है ना, अचानक से भेजा जाएगा पैकेज को सडनली, एकदम से अचानक से भेजा जाएगा, या विदाउट स्टॉपेज भेजा जाएगा। यहाँ पर मीनिंग है विदाउट स्टॉपेज का, विदाउट स्टॉपेज, ठीक है। और विदाउट स्टॉपेज है तो पैकेट विल बी सेंट डायरेक्ट टू योर होम। डायरेक्टली नहीं, किसका यूज़ करेंगे, डायरेक्ट का यूज़ करेंगे। डायरेक्टली नहीं, किसका यूज़ करेंगे, डायरेक्ट का यूज़ करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया। बस मुझे लगता है इतना ही बहुत है डायरेक्टली के लिए तो। इसके बाद दो चीज़ें पूछता है, पता है। एक होता है फ्री, एक होता है फ्रीली। जो फ्री है वो एडजेक्टिव भी है और वो एडवर्ब भी है, दोनों है। और उसका मीनिंग होता है एट नो प्राइस। कोई चीज़ जिसका कोई कीमत नहीं है तो वो फ्री है। एडजेक्टिव के रूप में बनाओ तो, एडवर्ब के रूप में बनाओ तो, ध्यान रखना। अगर तुम्हें लगता है कोई चीज़ की कोई कीमत नहीं है, चाहे वो एडजेक्टिव है चाहे वो एडवर्ब है, दोनों फ्री ही हैं। लेकिन फ्रीली, फ्रीली एक शब्द है जो एडवर्ब बनेगा, क्योंकि फ्री एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव प्लस एल वाई क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। तो फ्रीली एडवर्ब बनता है।
लेकिन फ्रीली का मतलब होता है हिंदी में कहें तो आज़ादी से, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। ठीक है। अब देखो, अगर आज़ादी से कहना है तो फ्रीली का यूज़ करो, और बिना किसी कीमत के कहना है तो एडजेक्टिव चाहिए चाहे एडवर्ब चाहिए, फ्री का यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान रखना है। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन अभी बता दूंगा, टेंशन ना लो। एक होता है चीप और एक होता है चीपली। ठीक है, सस्ता अगर कहना है तो चीप है, समझे। एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए, जो भी है। सस्ता कहना है तो चीप है, चीपली कुछ नहीं है, समझे। सस्ता कहना है तो चीप है, लेकिन एक शब्द चीपली होता है, चीपली का मतलब होता है एब्सर्डली। क्या होता है? एब्सर्डली। वोकैबलरी के शब्द ध्यान रखना, पेपर में पूछता है। एब्सर्डली मतलब बेतुके तरीके से, बेतुके तरीके से, एब्सर्डली। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, चीप हो गया, चीपली हो गया, और इसके अलावा क्या बता सकता हूँ? फ्रीली हो गया। अच्छा, नियर पूछ लेता है आपसे। नियर और नियरली दोनों एडवर्ब हैं। नियर होता है क्लोज, जब आपको पास कहना है ना तो नियर का यूज़ करेंगे। नियरली होता है ऑलमोस्ट, नियरली होता है ऑलमोस्ट, या फिर लगभग आपको कहना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? नियरली का यूज़ करेंगे। इसका भी ध्यान रखना, काम की चीज़ है। ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा देखो, तीन चीज़ें आपसे पूछता है। लेट, लेटली, रिसेंटली। ठीक है, लेट, लेटली और रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना MIM पे लिखा जाए कम है, समझ रहे हो। एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें इसके। देखो, लेट मतलब होता है देर से, हिंदी में कहें तो लेट का मतलब किससे? देर से, है ना। चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, अगर मीनिंग देर से का है तो लेट ही शब्द यूज होगा, समझ रहे हो। एक मीनिंग और होता है स्वर्गीय। जब जब मीनिंग स्वर्गीय होता है तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, तो ये क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, लेट का मतलब देर से होता है, एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो। मतलब लेट जो है वो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों बन सकता है, मीनिंग देर से निकलता है, स्वर्गीय का मीनिंग निकलेगा। ठीक है। स्वर्गीय मतलब देखो, स्वर्गीय तो ऐसे कहते हैं जैसे मैं कहता हूँ मेरे स्वर्गीय दादाजी, मतलब मेरे वो दादाजी जो गुजर चुके हैं, है ना। यहाँ पर स्वर्गीय का मतलब किससे है ना, जो गुजर चुके हैं। अब मतलब मैं मर चुके हैं थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए मैंने गुजर चुके हैं लिख दिया। ठीक है, जो गुजर चुके हैं स्वर्गीय आप कहना चाह रहे हो, ऐसे व्यक्ति के लिए किसका यूज़ कर सकते हो? लेट का। ठीक है। तो ये हो गई बात, बाकी बचा लेटली और रिसेंटली। ठीक है, तो लेटली और रिसेंटली की एक एक खासियत तो ये है कि ये एडवर्ब होता है, और रिसेंटली भी क्या होता है? एडवर्ब होता है केवल। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम है, हाल ही में। और रिसेंटली का मीनिंग भी क्या होता है? हाल ही में। ठीक है, लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटी और है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज होता है ना। इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज होगा, लेटली और रिसेंटली दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज होंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है? अफर्मेटिव है, तो किसका यूज़ करोगे? रिसेंटली का। और प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है तो किसका यूज़ करोगे? लेटली का। बस इतना ही फ़र्क है इसमें। ठीक है। अब मैं तुम्हें सेंटेंसेस की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। देखो, ऐसे बिना सेंटेंसेस के क्या मज़ा है दुनिया में? है कुछ मज़ा? तुम खुद बताओ। कोई मज़ा नहीं है। एग्जाम्पल देखता हूँ। मैं कहता हूँ आई डोंट लाइक, ऑप्शंस वही हैं तीन, लेट, लेटली, रिसेंटली। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शंस वही तीन हैं। द ट्रेन
हैज़ अराइव्ड। उसके अलावा हम कहें माय grandfather was fond of shooting। लाइन मैंने इसलिए बना ली थोड़ा, देखो कुछ सेंटेंसेस हैं जो रिसेंटली, लेटली और लेट से रिलेटेड है, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो एक चीज़ है, एक बात तुम देखो ना ध्यान से, तीनों शब्द तीनों के तीनों एडवर्ब बन सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव कौन बन सकता है? देखो तीनों शब्द एडवर्ब बन सकते हैं। ये एडवर्ब, ये एडवर्ब, ये एडवर्ब, तीनों शब्द एडवर्ब बन सकते हैं, लेकिन मुझे देख के बताना एडजेक्टिव कौन बन सकता है? केवल लेट बन सकता है। तो एक बात तो मैं समझ में आनी चाहिए, अगर मुझे कहीं एडजेक्टिव भरना है तो लेट ही आएगा, समझ रहे हो? अगर कहीं एडजेक्टिव भरना है तो लेट आएगा। पहले देखो एडजेक्टिव कहाँ कहाँ आ सकता है। पहला सेंटेंस, आई डोंट लाइक कमर्स, मुझे पसंद नहीं है। कमर्स हो गया, ई आर लग जाता है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आएगा साहब? नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव के रूप में क्या भर दूँ? मैंने कहा एडजेक्टिव केवल लेट होता है। आई डोंट लाइक लेट कमर्स, और यहाँ पर लेट का मतलब किससे है? यहाँ पर लेट का मतलब है देर से आने वाले। लेट का मतलब किससे है? देर से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, ट्रेन जो है आ चुकी है। मैंने कहा ट्रेन जो है कैसे आई है? बोले सर ट्रेन आई है लेट, है ना। यहाँ पर अराइव्ड वर्ब है, और वर्ब की क्वालिटी किसने बताई है? एडवर्ब ने। यहाँ पर लेट क्या बना है? एडवर्ब बना है। यहाँ पर लेट क्या बना है? एडवर्ब बना है, और एडवर्ब बनने के साथ साथ इसका मीनिंग किससे है? लेट जो यहाँ पे एडवर्ब बना है, एडवर्ब बनने के साथ साथ इसका मीनिंग किससे है? देर से ही। मैंने कहा ट्रेन कैसे आई? ट्रेन देर से आई है, लेकिन आई है, ट्रेन अराइव है, ट्रेन पहुंच गई। मैंने कहा कैसे पहुंची? आपने कहा लेट पहुंची। तो अराइव्ड की क्वालिटी लेट बता रहा है। अराइव्ड की क्वालिटी कौन बता रहा है? लेट बता रहा है। तो वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब ने बता दी। तो ऊपर वाली बात क्या प्रूफ हो गई? कि भाई लेट जो शब्द है उसका मीनिंग देर से होता है, और वो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों बन सकता है। एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों बन सकता है। ऊपर बना एडजेक्टिव, नीचे बना एडवर्ब। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा जो गुजर गया, गुजर चुका है, स्वर्गीय कहने के लिए ही लेट का यूज़ करते हैं। आपने कहा बोले सर कैसे? जरा देखो तीसरा सेंटेंस, माई ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ शूटिंग, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, मेरे हाल ही में ग्रैंडफादर या मेरे स्वर्गीय ग्रैंडफादर, तो आप स्वर्गीय या जो गुजर चुके हैं, तो गुजर चुके हैं के लिए लेट कहोगे। ग्रैंडफादर नाउन है, नाउन से पहले क्या है? एडजेक्टिव आया, लेकिन इसका मतलब किससे है? इसका मतलब है स्वर्गीय। ठीक है, या फिर जो गुजर चुके हैं। स्वर्गीय तो मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ रेस्पेक्टफुल वर्ड ना। ठीक है, तो यहाँ पर लेट का मतलब किससे है? गुजर चुके हैं से। ठीक है, वो ग्रैंडफादर जो गुजर चुके हैं वॉज फॉन्ड ऑफ शूटिंग, वो शूटिंग के शौकीन थे। तो पहली वाली बात क्लियर हो गई। बचा लेटली और रिसेंटली। देखो नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव दोनों ही लेटली हैं। ज़रा देख लो, मैंने आपसे पूछा हैव यू रेड एनी नॉवल, क्या तुमने कोई नॉवल पढ़ा है हाल ही में? मीनिंग में तुमसे कह रहा हूँ, क्या तुमने कभी कोई नॉवल पढ़ा है हाल ही में?
आपने जवाब दिया नो आई हैवंट रेड एनी नॉवल, मैंने हाल ही में कोई नॉवल नहीं पढ़ा है। मीनिंग यहाँ भी क्या निकला, हाल ही में। आई हैव रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, कि मैं दिल्ली से वापस आया हूँ। कब, हाल ही में। मीनिंग तीनों जगह हाल ही में का चाहिए, तीनों जगह हाल ही में चाहिए, बशर्ते कौन सा आएगा कौन सा नहीं वो तुम्हें देखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, ध्यान रखना। रिसेंटली, अब देखो यहाँ पे लेट तो आ नहीं सकता, लेटली या रिसेंटली आएगा, देख लो। आप कहोगे हैव यू रेड एनी नॉवल लेटली, ठीक है, हैव रेड एनी नॉवल लेटली। उसके बाद आप कह रहे नो आई हैवंट रेड, नो आई हैवंट रेड, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या कहेंगे, लेटली तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आई हैव रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, प्रेजेंट परफेक्ट है और अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव के साथ क्या लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट हैज अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट हैज अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट हैज अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है तो लेटली आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव है तो क्या आ गया, रिसेंटली आ गया, ठीक है, सही है। बाकी इंटरोगेटिव में वैसे दोनों भी यूज़ हो जाता है, इंटरोगेटिव में कई बार रिसेंटली भी लिखा मिल जाता है, लेकिन तुम्हें चुनने के लिए कह रहा तो कोशिश करो कि लेटली लगा लो, है ना, इसमें कन्फ्यूजन रहेगा ही। कोशिश करो कि किसका यूज़ कर लो, लेटली का यूज़ कर लो। देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है तब तो कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि नॉट आ गया, नॉट आ गया तो लेटली आएगी, फिर तो रिसेंटली आ ही नहीं सकता। लेकिन हाँ फॉर्मेटिव है तो फिर कोशिश करो कि मतलब बेहतर होगा कि लेटली का यूज़ कर लो, रिसेंटली से बेहतर है किसका यूज़ कर लो, लेटली का, अगर दोनों ऑप्शन है। वरना वैसे रिसेंटली भी चल जाता है, कोई ऐसी आफत की बात है नहीं, ठीक है। तो ये हुई बात कुल कुछ लेटली, रिसेंटली और लेट की, ठीक है। ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ध्यान रखना। इसके बाद देखो एक चीज़ ये भी पूछी जाती है जनरली एग्जाम में कि नॉट का स्थान कहाँ होगा जब एक से ज़्यादा वर्ब हो जाए, ठीक है। जब एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो जाए तो नॉट का स्थान कहाँ होगा। जैसे सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आया, प्लस एक मेन वर्ब है। अब तुम कहोगे सर खाली मेन वर्ब आई हो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हेल्पिंग वर्ब ना ही हो। नॉट आएगा तो नॉट अपने से पहले एक हेल्पिंग वर्ब तो लेगा ही लेगा, नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चलता है भाई, ठीक है। प्लस एंड सो ऑन, वो आगे बढ़ गया। अगर अकेली हेल्पिंग वर्ब आई है, एक मेन वर्ब आई है, तो दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले किसका यूज़ करेंगे, नॉट का। लेकिन ये तो कॉमन सी बात है, समस्या तब आती है जब एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब आ जाए। हेल्पिंग वर्ब वन, दूसरी हेल्पिंग वर्ब, तीसरी हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हैं तो सिचुएशन में पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ किया जाता है, पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इतना ही बहुत है। एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल ले लो, देखो उसके लिए तो कोई मनाही है ही नहीं। क्या कि मैंने कहा राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हेल्पिंग वर्ब वन, हेल्पिंग वर्ब टू, ठीक है, दो हेल्पिंग वर्ब हो गई। प्लेइंग हो गया मेन वर्ब, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले क्या रखा है, सब्जेक्ट, सिंस आपकी प्रपोजिशन, और उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मॉर्निंग बन जाएगा फिलहाल तो, ठीक है नहीं। बस इतनी सी कहानी है। अब आपसे मैं कहूँ कि नॉट आया तो कहाँ आया, तो यहाँ तो कन्फ्यूजन होना ही चाहिए। पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज़ हुआ है, नॉट का यूज़ हुआ है। पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज़ हुआ है, नॉट का यूज़ हुआ है, ठीक है। पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये चीज़ ध्यान रखने की थी, मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे दो चीज़ें पूछता है, इंस्टेड और एक होता है इंस्टेड ऑफ। एक होता है इंस्टेड, एक होता है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड होता है एडवर्ब, ठीक है, और इंस्टेड ऑफ होता है प्रोपोजिशन, जबकि दोनों का मीनिंग होता है के स्थान पर, दोनों का मीनिंग होता है के स्थान पर, ठीक है। ध्यान रखना, कंफ्यूज ना हो जाना इस चीज़ में, बड़ी कॉमन सी चीज़ है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि एक ये एवरीडे, ओहो, अगर मैं जोड़ के लिख रहा हूँ एवरीडे तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है।
और एवरी बीच में डे स्पेस दे दिया तो ये एडवर्ब होता है। हालांकि कम ज़रूरत पड़ती है इसकी, लेकिन पड़ सकती है भाई। होता मीनिंग दोनों का प्रतिदिन ही है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद एक बात ये पूछता है कि T टू के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पेयर बनता है, तो ये बात ठीक है। अगर कॉन्टेक्स्ट कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। अगर कॉन्टेक्स्ट कैसा चाहिए, नेगेटिव। अगर कॉन्टेक्स्ट पॉजिटिव चाहिए तो वेरी के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पेयर बना देते हैं। इसके साथ वेरी के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पेयर बना देते हैं टू की जगह। अगर कॉन्टेक्स्ट कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों को हटा के कुछ और लगाना है तो पेयर बनाते हैं किसका, सो दैट का। तो पेयर किसका बनाते हैं, सो दैट का। ध्यान रखना ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ। वी आर टू हैप्पी। अब तुम कहोगे सर पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताता हूँ। वी आर टू हैप्पी टू मीट यू। एक बात मैं कहता हूँ कि यू आर टू फैट। देखो भैया कुछ बातें मैंने लिखी हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आएंगी। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरी तो है भाई, इंपॉर्टेंट तो है। देखो ध्यान से। ऊपर वाला तो ध्यान रखने का ही है, यहाँ से समझना शुरू करेंगे। देखो T टू के साथ टू प्लस सर की फर्स्ट फॉर्म आती है, वेरी के साथ भी टू प्लस सर की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन डिपेंड करता है T टू किसके साथ आया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मीनिंग ही ख़राब हो जाए। देखो जैसे ये दो सेंटेंस देखो, मैं आपसे कहूँ कि दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, तो समझदार को इशारा काफ़ी, दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। पूछो क्यों, बताता हूँ। देखो क्यों। देखो एक चीज़ तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ हम ये चेक करते हैं कि ग्रामेटिकली पेयर ठीक है। पेयर क्या होता है, T टू के साथ टू प्लस सर की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है साहब, बोले सर यही पेयर होता है। मैंने कहा यार T टू के साथ टू प्लस सर की फर्स्ट फॉर्म आई है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज़ और चेक करनी होती है कि T टू के साथ जो एडजेक्टिव रखा है वो नेगेटिव डिग्री का होना चाहिए। कैसे डिग्री का, मतलब उसका मीनिंग नेगेटिव होना चाहिए। उसका मीनिंग कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। जैसे मैंने कहा ही इज़ टू वीक टू वॉक, कि वह इतना कमज़ोर है। वीक मतलब होता है कमज़ोर। अब किसी का कमज़ोर होना पॉजिटिव वर्ड नहीं हो सकता यार, कमज़ोर होना नेगेटिव ही वर्ड है। अगर मैं किसी को कमज़ोर कह रहा हूँ तो ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये कैसा ही वर्ड है, ये नेगेटिव ही वर्ड है। ध्यान रखने की बात तो ये है। अगर तुम्हें बात समझ में आ गई तो नेगेटिव डिग्री का अगर वर्ड है तो टू लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो नॉट की ज़रूरत पड़ती है ना। आपने कहा ही इज़ सो वीक, T टू को टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म के साथ रखते हैं, और साथ में चाहे तो उसको किस में भी चेंज कर सकते हैं, सो दैट में भी चेंज कर सकते हैं। किस में भी चेंज कर सकते हैं, सो दैट में भी। देख लो, ही इज़ टू वीक टू वॉक, इसका मतलब है वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। आप कहोगे नहीं कहाँ से आया, अरे T टू में ऑलरेडी इनबिल्ट क्या जुड़ा होता है, नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही इज़ सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वो चल नहीं सकता। सेम सेंटेंस है, सेम मीनिंग है, दोनों सेम है, लेकिन अब देखो सो के साथ किसका पेयर बना, दैट का। ठीक है, अब आपको सर आगे नॉट कहाँ से आया, बच्चे नॉट आया कहाँ से,
नॉट आया किससे, TW2 से, है ना, TW2 में नॉट होता है, तो मैंने वहाँ का नॉट उठा के यहाँ लगा दिया। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वो चल नहीं सकता। आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल परफेक्ट बन गया। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, दोनों सेंटेंस बिल्कुल क्या है, ठीक है। अब यही बात मैं आपसे कहता हूँ, इन दोनों सेंटेंस में वी आर टू हैप्पी टू मीट यू एंड वी आर सो हैप्पी दैट वी कैन नॉट मीट यू। अब मैं आपसे कहता हूँ ये सेंटेंस है, इसको ग्रामेटिकली चेक करो। आप कहेंगे सर क्या ही चेक करना है, TW2, TW2 के साथ टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है। मैंने कहा यार ठीक है। मैंने कहा इसको चेंज कर दो सो दैट वाले काम में, बोले सर अभी कर देता हूँ। तो वी आर हमने अपनी तरफ से लगाया सो, वी आर सो हैप्पी दैट, सो के साथ क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, दैट वी कैन। अब TW2 आया है तो इसके बदले क्या भी आएगा, TW2 के बदले नॉट भी आएगा। वी आर सो हैप्पी दैट वी, और हमने TW2 के बदले नॉट लगा दिया। अब इसका मीनिंग ये निकला, वी आर टू हैप्पी टू मीट यू, हम इतने खुश हैं आपसे मिलके कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते। हम इतने खुश हैं कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते, हम ज़्यादा खुश हो गए, हम आपसे मिलना ही नहीं चाहते। अब आपको सर नहीं तो आया ही नहीं इसमें, अरे TW2 तो आया है, TW2 में इनबिल्ट नॉट होता है, और नॉट की ज़रूरत है ही नहीं सेंटेंस में। सेंटेंस में नॉट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि TW2 के साथ ये तो शब्द रखा है, ये नेगेटिव डिग्री का है ही नहीं, नेगेटिव डिग्री का, कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, खुश है कि मिल नहीं सकता, या खुश है तो मिलना चाहता है। सोच के देखो, अगर कोई व्यक्ति खुश है तो मिल नहीं सकता, ये मिलना चाहता होगा, मिलना चाहता होगा कोई खुश है तो TW2 के साथ जो एडजेक्टिव रखा होता है वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट का एडजेक्टिव है तो TW2 नहीं, किसका यूज़ करेंगे, वेरी का, ध्यान रखना। तो वी आर वेरी हैप्पी टू मीट यू, कि हम बहुत खुश हैं आपसे मिलकर ना, वी आर वेरी हैप्पी टू मीट यू, कि हम आपसे मिलकर बहुत क्या है, खुश हैं। बाकी इसको, ये तो फिर इसका ये तो बेसलेस हो ही गया, हाँ समझे, इसका तो कोई बेस है नहीं, तो समझाने के लिए मैंने लिखा था। क्योंकि TW2 के साथ जब वर्ब टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको सो दैट में चेंज करते हैं, ठीक है। बाकी एक सेंटेंस मैंने ये लिखा है, यू आर टू फैट। मैं यहाँ से ये समझाना चाहता हूँ कि TW2 का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड, या हिंदी में कहूँ उतना जितना नहीं होना चाहिए। उतना जितना नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ यू आर फैट, मैंने कहा यार तुम मोटे हो, है ना, मैंने कहा यू आर वेरी फैट, कि तुम बहुत मोटे हो। यू आर फैट और यू आर वेरी फैट, दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आपने कहा सर TW2 नहीं, में ही ऐसा क्या गया कि सेंटेंस नेगेटिव हो गया, ये सेंटेंस नेगेटिव है बच्चे, क्यों, क्योंकि TW2 आया, जहाँ जहाँ TW2 आता है वो सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है। अब जरा पढ़ के देख लो, मैंने कहा यू आर टू फैट, यू आर टू फैट, मतलब यू आर टू फैट का मतलब है तुम उतने मोटे हो जितना मोटा होना नहीं चाहिए। तो TW2 के मीनिंग में हमेशा नहीं जुड़ा होता ही है, TW2 के मीनिंग में हमेशा क्या जुड़ा होता है, हमेशा नहीं जुड़ा होता है। आप चाहकर भी उसको हटा नहीं सकते, ध्यान रखना, ये हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? अब देखो, इतनी बात होने के बाद ये वाली बात तो यहीं पूरी होती है, इसके लिए मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपसे दो चीज़ें पूछ सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, चलो ऊपर वाले का ना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो TW2 को लेके, जैसे मैं कहता हूँ कि सम स्टूडेंट्स फाइंड्स इंग्लिश वेरी, या फिर TW2 डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सम स्टूडेंट्स फाइंड इंग्लिश वेरी टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पाते हैं इंग्लिश को डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में। अब देखो डिफ़िकल्ट, यहाँ देखो यहाँ पर TW2 आया है या वेरी आया है, इसके साथ टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म तो आई है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है कि टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म आई है। अब इसके साथ वेरी और टू दोनों आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एडजेक्टिव देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, डिफिकल्ट होना कोई चीज़ का नेगेटिव भी बात है यार, अगर कोई चीज़ डिफिकल्ट है तो नेगेटिव भी बात है, और नेगेटिव बात है तो वेरी नहीं किसका यूज़ करेंगे, टू का। सम स्टूडेंट्स फाइंड्स इंग्लिश टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वेरी नहीं आएगा क्योंकि डिफिकल्ट आया है। अगर माना यहाँ पे लिखा होता सम स्टूडेंट्स, सेम सेंटेंस, सम
स्टूडेंट्स फाइंड्स इंग्लिश वेरी या टू ईजी टू अंडरस्टैंड। अब ज़रा देखना, अगर ईजी लिखा है तो भाई पॉजिटिव शब्द है, पॉजिटिव शब्द है तो टी डबल टू की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या सही है? वेरी ही सही है, टी डबल टू का यूज़ गलत है, ध्यान रखना, ठीक है। सॉरी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है स्पेशली और स्पेशली, ठीक है। एक शब्द होता है आपके पास, स्पेशल से बना है स्पेशली, ठीक है। स्पेशल से बना है क्या? स्पेशली। एक आपसे पूछता है स्पेशली, स्पेशली होता है इन अ स्पेशल मैनर, कोई काम है कोई स्पेशल तरीके से किया गया है तो इन अ स्पेशल मैनर, ठीक है। ये हमारा स्पेशली है। अगर और कोई मीनिंग की बात करूँ तो आप कहेंगे फॉर सम स्पेसिफिक कॉज, है ना, स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास उद्देश्य से कोई चीज़ करी गई है, स्पेशली है। एस से बने हैं, किससे किससे बना है? एस से बना है। किससे बना है? एस से बना है, ध्यान रखना, ठीक है। स्पेशली एक चीज़ और आप कर सकते हैं याद याद स्पेशली के लिए, स्पेशली जब जब आएगा जब वाई या फिर हाउ का रिप्लाई करेगा, समझ रहे हो? वाई या हाउ का रिप्लाई मिल रहा है तो स्पेशली लगेगा एस वाला। बाकी मीनिंग अगर पार्टिकुलरली है, मीनिंग अगर क्या है? पार्टिकुलरली है, मतलब खास तौर से, तो स्पेशली ई वाला यूज़ होगा, ठीक है। ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर मैं कैसे मानूँ? मैंने कहा अरे अभी मनवाते हैं। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास हमेशा तैयार रहते हैं क्या? ही बॉट इट स्पेशली फॉर हिज फादर। ठीक है, तुम खास तौर से मीनिंग निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी यार, खाली पर्टिकुलरली समझ लो, क्योंकि यहाँ पे निकल रहा है तभी तुम स्पेशली लगा दो। हालांकि मैं तुम्हें बताऊंगा वाई का रिप्लाई हाउ का रिप्लाई, ये सबसे बेहतर तरीका है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। उसके अलावा लिखो ही लव्स ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली स्पेशली स्पेशली हिज फादर। अब ज़रा ध्यान से देखो, ही बॉट इट स्पेशली फॉर हिज फादर। ही बॉट इट, उसने ख़रीदा। मैंने पूछा क्यों ख़रीदा? ही बॉट इट वाई, क्यों ख़रीदा? फॉर हिज फादर, अपने फादर के लिए। ज़रा देखना वाई का रिप्लाई मिला, वाई फॉर हिज फादर। और जब जब वाई का रिप्लाई मिल जाए तो समझ लो स्पेशली आएगा एस वाला। बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही लव्स ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। वो अपने घर के सभी सदस्यों को प्रेम करता है, और ख़ास करके किसको करता है? अपने फादर को, ठीक है। तो वाई अपने घर के सभी सदस्यों को प्रेम करता है, वाई हिज फादर या हाउ हिज फादर? नहीं, ना तो वाई का रिप्लाई मिल रहा ना हाउ का रिप्लाई मिल रहा, किसी का रिप्लाई नहीं मिल रहा, समझे? यहाँ पर मीनिंग केवल है खास तौर से, पार्टिकुलरली। और पार्टिकुलरली मीनिंग है तो स्पेशली लगा हुआ है, खास तौर से अपने फादर को, है ना। खास तौर से किसको? स्पेशली आप एम्फेसाइज करके कह रहे हो कि अपने फादर को वो प्रेम करता है, ठीक है नहीं। तो ये बात जो है बेसिकली ध्यान रखने की है। इसके बाद आपसे एक चीज़ और पूछता है, पूछो क्या? सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव।
अब आप कहोगे यहाँ क्यों बता रहा है भाई? यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि ज़रूरत यहाँ भी पड़ जाती है, एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ जाती है, एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाता है तब भी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। हाँ जी। एडजेक्टिव्स के सीक्वेंस होता है। देखो एडजेक्टिव के सीक्वेंस से मतलब क्या है तुम्हारा, ये चलो मैं एक बार पहले लिखवाता हूँ, मेरे साथ लिखो। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उस आस कॉम पे याद रख लो। वैसे तो बहुत सी किताबों में इसका अलग अलग सीक्वेंस मिल जाएगा, लेकिन यही ध्यान रख लो यार। पहली बात तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल बनते नहीं है, बनते हैं तो इतने कन्फ्यूजिंग होते नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। ठीक है। अब बात आती है एग्जाम्पल की, भाई कुछ ना कुछ एग्जाम्पल भी लिखा जाए, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। Ram gave her a beautiful white diamond heart shaped ring। ठीक है। अब देखो होता क्या है, बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, ऐसे एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब भी हो सकते हैं, मैं फिलहाल एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे एडजेक्टिव हैं। अब कई बार ऐसा होता है एक नाउन के लिए एक सारा एडजेक्टिव आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे नाउन रिंग है, मेरे पास यहाँ पे नाउन क्या है, रिंग है। मेरे पास रिंग नाउन है, और रिंग नाउन के लिए मेरे पास हो सकता है एक सारा एडजेक्टिव हो। कि जो आपके पास अंगूठी है, अंगूठी की क्वालिटी बतानी, मैंने कहा राम गेव हर, राम ने दिया हर, मतलब एक जो भी उसकी फीमेल जो है बेस्ट फ्रेंड होंगी, वाइफ होंगी या फिर गर्लफ्रेंड होंगी, जो भी है, राम ने उनको दिया, क्या दिया उनको, एक रिंग दी। कैसी रिंग दी? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल किसके लिए आया, रिंग के लिए आया। वाइट रिंग, सफ़ेद रिंग थी, किसकी थी, डायमंड रिंग, डायमंड की थी। हार्ट शेप थी, तो हार्ट शेप भी किसके लिए आया, रिंग के लिए आया। तो कुल मिला के अगर तुम्हें ये बात समझ में आई हो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक शब्द के लिए एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक शब्द के लिए एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स का यूज़ किया जा सकता है। तो अब ऐसे में हमें उनका सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एडवर्ब, जैसे मैंने आपको एडवर्ब में बताया कि भाई सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, कंपेरेटिव आ रही है। सेंटेंस में 2 डिग्रीज की बात हुई है ना। पॉजिटिव फिर उसके बाद सुपरलेटिव, नहीं पॉजिटिव के बाद कंपेरेटिव, कंपेरेटिव के बाद सुपरलेटिव, ऐसा होना चाहिए। हर एक चीज़ का सीक्वेंस है। उसके अलावा मैंने एडवर्ब के सीक्वेंस की बात करी। एमपीटी, पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। मैनर प्लेस टाइम, मैनर प्लेस टाइम, मैनर प्लेस टाइम। मैंने सीक्वेंस की बात कर ली, सब तो मैंने बात कर ली कि भाई ये सीक्वेंस है। ऐसे ही एडजेक्टिव का भी क्या होता है, सीक्वेंस होता है। तो एडजेक्टिव के सीक्वेंस के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, ओसास कॉम्प, है ना। ओ सास कॉम्प। अब तुम इसको कैसे भी याद रख लो यार, ये भी छोटी मोटी, छोटी है मतलब छोटी मोटी किताबें होती हैं ग्रामर की, उसमें लिखा मिलता है। मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, और भाई तुम्हें कैसे याद होगा तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। कि ओसास कॉम्प होता है। ओ से ओपिनियन, सबसे पहले ओपिनियन रखा जाता है। एडजेक्टिव को देख के पहचानना पड़ेगा कि वो किसकी बात कर रहा है। ओपिनियन है, साइज है, फिर उसके बाद एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस। ठीक है। अब देखो 4 चीज़ें हैं यहाँ पे, कितनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं। मैंने कहा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है भाई, किसी चीज़ का ब्यूटीफुल होना ओपिनियन ही तो है। आपका ओपिनियन है कि ब्यूटीफुल है, हो सकता है किसी और को ना लगे, तो ब्यूटीफुल होना ओपिनियन है। ठीक है। वाइट क्या है, कलर है। डायमंड क्या है, डायमंड मटेरियल है यार। किस मटेरियल की बनी है, लोहे की, चांदी की, सोने की, हीरे की, डायमंड की, तो डायमंड हीरा मटेरियल। ठीक है। हार्ट शेप्ड, इसमें हार्ट शेप्ड में पहले से ही शेप्ड आ गया, तो हार्ट शेप्ड क्या है, शेप है। हार्ट शेप्ड क्या है, शेप है। अब तुम मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, क्या ये सेंटेंस सही है गलत है? भाई ये सेंटेंस गलत है, इसको सही करना पड़ेगा। सही कैसे करोगे, सही करोगे, राम गेव हर आ। अब देखो सबसे पहले क्या आता है, ओपिनियन आता है, तो ओपिनियन ठीक जगह रखा है। राम गेव हर आ, ओपिनियन सबसे सही जगह रखा, बिल्कुल सही जगह। राम गेव हर आ ब्यूटीफुल
ठीक है, ओपिनियन, ठीक है, उसके बाद साइज, साइज है नहीं, उसके बाद एज, एज है नहीं, उसके बाद शेप, शेप क्या है, हार्ट शेप्ड, ब्यूटीफुल, हार्ट शेप्ड, ठीक है। उसके बाद कलर, शेप के बाद कलर आता है, कलर में क्या है, वाइट, और कलर के बाद ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ है, इंडियन है। या क्या है, जैसे मान लेता हूँ मैंने यहाँ पे इंडियन और लिख दिया, इंडियन रिंग मतलब भारत की बनी हुई है, ठीक है, तो इंडियन क्या हो गया भाई, इंडियन हो गया, ओरिजिन कहाँ की है, इंडिया की है ना, तो वाइट, सॉरी वाइट, वाइट हो गया कलर। शेप के बाद क्या आ गया, शेप के बाद कलर आ गया, ठीक है, और वाइट के बाद क्या आएगा, ओरिजिन, ओरिजिन आएगा क्या, इंडियन, ठीक है। इंडियन के बाद आ गया, ये मेरा आ गया ओरिजिन, ठीक है साहब, और इंडियन के बाद आएगा मटेरियल, मटेरियल क्या है, डायमंड है, क्या है, डायमंड है, डायमंड हो गया मटेरियल, ठीक है साहब। अब तुम कहोगे सर पर्पस, पर्पस क्या हो सकता है। वेडिंग लगा लो, चलो माना वेडिंग भी मैं ऐड कर देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे, माना ये लिखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेडिंग क्या है, पर्पस है, इंडियन क्या है, ओरिजिन है, वेडिंग क्या है, पर्पस है, वेडिंग क्या है, पर्पस है। तो अब देख लो, मटेरियल के बाद क्या आएगा, पर्पस आएगा, डायमंड, वेडिंग, ठीक है, और वेडिंग क्या है, पर्पस है, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा कर लेना, मैं थोड़ा मतलब बहुत नीचे आ गया ना, तो लिखने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अब इसके बाद लगा दो रिंग, राम गेव हर आ रिंग, ठीक है साहब, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये वाला सेंटेंस ठीक है, ऊपर वाला गलत है, समझे, सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा, ओसास कॉम्प, ओसास कॉम्प, ओसास कॉम्प, ओसास कॉम्प, COMP तो पूरा आ गया, ठीक है। अब तुम कहोगे सर एज में, इसमें एज नहीं लिखी, न्यू लिख दो, ठीक है, नहीं क्या लिख दो, न्यू लिख दो। आप कहोगे साइज नहीं आया, बिग लिख दो, बिग लगा दो, इसमें बिग भी, बिग लगाओगे तो साइज हो जाएगा, न्यू लगाएगा तो एज हो जाएगी उसकी, ठीक है, कि नहीं है, पुरानी है, क्या है, क्या नहीं है। तो इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव का भी ध्यान रखना, ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव भी आपसे पूछ लेता है, तो हार्डली रिसेंटली ये सब चीज़ें मैंने आपसे करा दी हैं, ठीक है, नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी इन्वर्जन की, थोड़ी सी ही बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं इन्वर्जन की। यार मुझे लगता है इन्वर्जन पूरा हो नहीं पाएगा, मुझे इन्वर्जन कराना है और प्लेसमेंट ऑफ क्या कराना है, प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल कराना है। चलो खैर, देखो भाई, दो बातें छोड़ के तुम्हारा चैप्टर पूरा हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। वो दो बातें कराऊंगा और कल फिर क्लास भी कराऊंगा, मतलब क्वेश्चंस भी कराऊंगा। दो बातें क्या हैं, दो बातें हैं, इन्वर्जन, एक तो एडवर्ब अपने साथ इन्वर्जन लेता है, आपको इन्वर्जन पढ़ना है, इन्वर्जन क्या होता है क्या नहीं होता उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इन्वर्जन के अलावा हमें पढ़ना है हमारा जिसको बोलते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल का प्लेसमेंट कहाँ होगा, कहीं बहुत से एडवर्ब ऐसे होते हैं जो आर्टिकल के प्लेसमेंट को चेंज कर देते हैं, बहुत से एडवर्ब ऐसी होती हैं, आर्टिकल कह रहा हूँ, बहुत से एडवर्ब ऐसे होते हैं, ठीक है, बहुत से एडवर्ब ऐसे होते हैं जो आर्टिकल के प्लेसमेंट को चेंज कर देते हैं। तो खास करके मैं ये टॉपिक, हालांकि टॉपिक स्पेशली आर्टिकल का इसका एडवर्ब का है नहीं, लेकिन मैं एडवर्ब के साथ ही पढ़ाता हूँ कि प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल, बहुत सी चीज़ें हैं प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल में जो आपको सीखने के लिए मिलेंगी, कि यहाँ पे आर्टिकल पहले आएगा, यहाँ पे आर्टिकल बाद में आएगा, उससे मदद मिल जाती है काफ़ी, है ना, उससे काफ़ी मदद मिल जाती है। कई बार जब आप कंफ्यूज होते हो तो रास्ता मिल जाता है, किससे, प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल से, ठीक है। ये बात हम कल कर लेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जैसे कि अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो मुझे लगता है प्रैक्टिस पे खूब ध्यान दिया जाए, है ना। आपकी जैसे क्लासेस चल भी रही हैं प्रैक्टिस की, तो आपको मिल ही रही होंगी टाइम टू टाइम, और बाकी आप भी मेहनत करो यार अपनी तरफ से जितना कर सकते हो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी काम कल करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, सभी को गुड नाइट।